लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां मंत्री महोदय हमारे बीच में एक बार बजा दीजिए, स्वागत कीजिए उनका। जोगेराम पटेल जी, देखिए आपका जो सफर की शुरुआत हुई वो वकालत से हुई और वकालत से राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा आपने और अब आप विधि मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, साथ ही साथ जो संसदीय कामों की जो जिम्मेदारी है वो भी एक अहम जिम्मेदारी होती है, वो भी आप संभाल रहे हैं। तो जरा अंतर दोनों के बीच में जानना चाहेंगे और साथ ही जानना चाहेंगे कि कौन सा सफर जो है वो ज्यादा मुश्किल या कौन सा आसान है। सबसे पहले तो मैं हमारे हिंदुस्तान का और विश्व का सबसे प्रसिद्ध घर घर में, गली गली में और जन जन तक पहुंचा ये न्यूज़ चैनल, इसको बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप जो जनता के मुद्दे, जनता को टच करने वाले मुद्दे, राजस्थान हो, हिंदुस्तान का और कोई प्रदेश हो, उसकी रियलिटी क्या है, ये अगर कोई जनता के सामने रखता है तो मेरे हाथ में इसका माइक है, न्यूज़ 18 इंडिया रखता है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सेकंड, जहाँ तक मेरे सफ़र का प्रश्न है, जैसा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय बजरलाल जी ने बताया, मैं बहुत एक सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी बहुत सामान्य परिवार थे, खेती करते थे। मेरे स्कूल में भी जब तक मैं पढ़ा तब तक 5वीं क्लास ही थी। 64 में जब तक मैंने ज्वाइन किया 5वीं थी, फिर 8वीं के लिए मैं लूनी चला गया। सेकेंडरी लूनी से करने के बाद फिर विश्वविद्यालय में गया और गुरुजी की कृपा से LLB कर दी और वकालत में लग गए। वकालत करते करते विधि का विधान है और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आशीर्वाद से राजनीति में आ गए। आने का इच्छा नहीं थी, वकालत में जाने की थी और प्रभु को मंजूर था, हाईकोर्ट में होने ही वाला था, पर इधर आ गए, इसलिए वो सफ़र छूट गया और ये सफ़र शुरू हो गया। तो आसान और मुश्किल भी जरा जल्दी से बता दीजिए। देखिए, ये तो फीलिंग पे निर्भर करता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कोई काम बहुत आसान नहीं है और कोई काम मुश्किल नहीं है। आपकी फीलिंग कैसी है? जिस काम को फील करते हैं बहुत अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, अब खेल गए तो बहुत बोरिंग है तो बहुत बोरिंग। मैं किसी काम को डिफिकल्ट मानता ही नहीं। जो काम दिया जावे निष्ठा से, आदर से, मन से, लगन से अगर हम करते हैं तो बहुत ही सरल है। वकालत में करता था, सिविल की प्रैक्टिस करता था, जिसको सब मुश्किल मानते हैं, लेकिन मैं सेकंड अपील लड़ता था, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता था। मेरे दादा, मेरे गुरु का बहुत मेहनत थी। और राजनीति में जब से आया हूँ मैं अपने मन से काम करता हूँ। निर्णय करना आपका और जनता का काम है, कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मैं राजनीति को भी पेशा नहीं मानता। ये जनता की सेवा का संकल्प है, जनता की सेवा के रूप में इसको पूरा करना चाहिए। उसी लाइट में इसको देखना चाहिए कि मैं जितना मुझे जनता ने विश्वास दिलाया है उससे दुगना करके मैं जनता की सेवा करूं, उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरूं। आम जन ये कहे, मेरी मौजूदगी में नहीं, मेरे जाने के बाद ये कहे कि नहीं मेरा काम ठीक हुआ है। और मैं प्रशंसा में विश्वास कम करता हूं। अगर मेरी थोड़ी बहुत आलोचना होती है तो मैं समझता हूं कि मुझे उस पॉइंट पर और कुछ करना है। ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि आलोचना अगर मेरी कोई कहे तो मैं समझता हूं कि ठीक, तो आप मुझे उसको चैलेंज की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जो आपकी आलोचना हो रही है उसको कैसे ठीक किया जाए। उसको वो पॉइंट ही नहीं छोड़ूं मैं तो। अच्छा सर, देखिए अब पहले 1 घंटे के बुलेटिन हुआ करते थे, अब 24 घंटे चैनल चलते हैं, तो हमारे लिए भी बड़ी कठिनाइयां, चुनौतियां हैं, वो आपके लिए भी हैं। पहले 5 साल जब इलेक्शंस आते थे तो हिसाब देना होता था जनता को, अब आपको 6 महीने में, अभी 19 महीने हुए हैं आपकी सरकार को। जो घोषणा पत्र में बातें कही गई थी, इन 1.5 साल से ज्यादा 19 महीने होने जा रहे हैं आपको, कितने वो पूरे कर पाया? देखिए, हमने चुनाव से पहले अपना संकल्प पत्र दिया और संकल्प पत्र में हमने जो जनता से संकल्प किए, हम वादे नहीं करते, हम संकल्प करते हैं कि ये काम हम आपको पूरी निष्ठा से पूरे करेंगे। आज की तारीख में हमने 45 से 50% तक जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें से काम पूरा कर दिया। बिजली, पानी, सड़क, रोजगार वगैरह वगैरह वगैरह, किसान, खेती, माताएं, बहनें, सब मिला करके। और कोई भी सरकार आज दिन तक किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, प्रथम 1.5 वर्ष में 45% या 50% तक संकल्प या उनके जो सो कॉल्ड वादे वो पूरे नहीं कर सके। ये पहली हमारी यशस्वी बंजरलाल जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, जिन्होंने पूरी निष्ठा से संकल्प वाइज
काम करना शुरू किया और 45 से 50% हमारे संकल्प पत्र वादे हमने पूरे किए। अच्छा जोगाराम जी, देखिए हम जब जयपुर पहुंचे तो एक तो सचिन पायलट जी पे पानी की बौछारें मार रहे हैं आप लोग, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव आप नहीं होने दे रहे। हनुमान बेनीवाल जी हैं, 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एसआई भर्ती परीक्षा वो रद्द की जाए, लगातार उनकी मांग है। तो उसको लेकर क्या विचार हो रहा है? आपने 3 बात रखी। पहली की, जब आप आए तो आपने आदरणीय सचिन पायलट पर ठंडी ठंडी बौछारें देखी। ठीक है, नहीं ये तो बरसात हो या ठंडी बौछारें हो तो ठीक है, होना चाहिए। ठंडा करना कोई बुरा नहीं है, गर्म करते तो थोड़ा बुरा होता। लेकिन जिस विषय को लेकर वो सो कॉल्ड आंदोलन किया, आंदोलन उनका पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ। उनके साथ उनकी पार्टी के पूर्व के एनयूसाई के अध्यक्ष जितने भी रहे वो नहीं आए, माननीय अशोक जी नहीं आए, गोविंद जी नहीं आए, या मैं जितने लिस्ट फहरिस्त कर रहा हूँ वो कोई नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस बात का संकेत दे रहा है। इतना बड़ा राजस्थान लेवल का आंदोलन, छात्रों से संबंधित आंदोलन, चुनाव विश्वविद्यालय महाविद्यालय में चुनाव कराने से संबंधित आंदोलन, और उसमें उनके पार्टी के फ्रंट लाइन के लीडर नहीं आवे, आशीर्वाद नहीं दे, इस पर कोई कमेंट्स नहीं करे, तो ये मानना चाहिए कि कहीं न कहीं आपस में अंदरूनी खींचतान उनमें जरूर है। दूसरा, जिस सरकार ने, जिसमें वो मुखिया थे, उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, उसी कालखंड में छात्रों के चुनाव विश्वविद्यालय महाविद्यालय के चुनाव बंद हुए, और वो अब ये हमको शिक्षा देवे कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, तो पहले अपने खुद के गिरबान में जाकर देखना चाहिए। दूसरा, हमारी सरकार का संकल्प ये है विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों का वातावरण सही हो, फैकल्टी पूरी लगे, एडमिशन ढंग से हो, और कोई भी वातावरण विश्वविद्यालय के अंदर का और बाहर का शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित ही हो। विश्वविद्यालय महाविद्यालय राजनीतिक अड्डा बन के नहीं रह जावे, शैक्षणिक माहौल अच्छा हो, पढ़ाई हो, और उसके बाद इस विषय पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि छात्र संघ के चुनाव करवाने या नहीं कराने, इस पर इसी का निर्णय होगा। हनुमान बेनीवाल जी, जहाँ तक हनुमान जी का काम है, उनके जी में सिर्फ एक आलोचना ही आई है, वो आलोचना ही करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ही भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए हमारा ये मानना, मैं वकालत की फील्ड से आता हूँ, जब कोई मामला न्यायालय में सब जुडिस होता है तो उसमें ज़्यादा कमेंट्स नहीं किया जा सकते। लेकिन फिर भी ये पहली सरकार है जिसने उन सब बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को एक अपॉर्चुनिटी दी है। 800 के लगभग वो एसआई भर्ती हुई जिसका विवाद है, हमने 1051 और भर्ती निकाली है, और उन सब विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को, बेरोजगार नौजवान भाइयों को ये मौका दिया है कि आप पुनः परीक्षा में बैठिए, फिर पास होइए, अपनी क्षमता बताइए, और एसआई भर्ती की जगह छोड़िए और वापस पुनः एसआई भर्ती। उसमें हमने एज का रिलेक्शन दिया है कि भाई वो कह सकता था 3 साल हम तो एज बार हो गए, अब हम कैसे बैठेंगे, तो उसमें भी सरकार ने इनको पूरा एज का रिलेक्शन दिया है। और हम कोशिश करेंगे कि उस दिन जो परीक्षा में बैठ सकते थे, उनको जो योग्यता प्राप्त थी, उसी योग्यता, उसी एज ग्रुप के आधार पर पुनः परीक्षा में बैठे और अपनी योग्यता के अनुसार परिणाम प्राप्त करें। सर आज हमारे मंच पे आपसे पहले मुख्यमंत्री महोदय थे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर कर आज आ रहे हैं। उसमें क्या क्या फैसले लिए गए? लॉ एंड ऑर्डर लॉ, चूंकि आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके पास उसका प्रभार है, क्या क्या फैसले उसमें लिए गए? देखिए, ये अभी जो मीटिंग हुई है उसको अभी मैं आपके सामने बताने की स्थिति में नहीं हूँ, हमारी एक व्यवस्था के तहत उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि राजस्थान जो प्रदेश है, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान माफियापन पे, माफिया में बजरी माफिया, पानी माफिया, जल माफिया, नकल माफिया, भूजल माफिया, अनेक तरह के माफिया बन रहे। उन सब माफियाओं पर नकेल कसने की 3000 से अधिक जो स्थायी वारंटी थे, जिनको पकड़ना था, पूर्ववर्ती सरकार ने पकड़ा, उनको पकड़ा, अंदर डाला। जितने भी प्रकरण थे उसमें केस डायरी के हिसाब से पीछे लगा करके उनका डिस्पोजल कराया। मैं जिस विभाग से आता हूं, जिसकी जिम्मेवारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है, जितने कोर्ट में लिटिगेशन अटके हुए थे, भर्ती किसी न किसी कारण से पूर्ववर्ती सरकार की जितनी भी भर्तियां निकली, परीक्षाएं हुई, उसमें कोई न कोई विवाद हुआ, न्यायालय में मामला अटका। करीब करीब हमने सब निपटा करके इन बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम किया है। तो हमारा पहला टारगेट है कि इस प्रदेश में जो अपराधी हो उनमें भय हो, जो हमारे फरियादी है
उसमें अमन शांति का विश्वास का वातावरण जावे, इसी को ले हम चलते हैं। और अपराधों का ग्राफ, डिस्पोजल का ग्राफ, सजा का ग्राफ आप देखेंगे और दोनों सरकारों को कंपैरिजन करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे कार्यकाल के दौरान कितने हमने किया। जो बेरोजगार थे उनको नौकरी के साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, रोजाना आप पढ़ते हैं, हम लोगों को जो भी कहीं शिकायत मिलती है तुरंत उसको पकड़ते हैं, अंदर डालते हैं। इसीलिए ये सरकार मानती है कि हमको हमारा प्रदेश भ्रष्टाचार से मुक्त, बेरोजगारी से मुक्त, अपराध से मुक्त, शांति प्रिय, विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है सर, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की बराबरी की भागीदारी हो, महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, उस दिशा में आपकी सरकार ने पिछले 1.5 साल का अगर हम आपसे हिसाब मांगे तो उस दिशा में कैसा काम? देखिए, हमने एक संकल्प लिया है, हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है, जबरो काम, जबरो यू नो, जबरो, जबरो मीन्स बेस्ट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो हम इसको लेके चलते हैं, जबरो काम। जबरो मीन्स ज शुरू होता है जल से, तो यशस्वी मुख्यमंत्री आपके सामने हमने मिशन लगाए, जल का काम कहता जल है तो कल है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। दूसरा आता है ब से बिजली, बिजली होगी तो हमारे उद्योग लगे, बिजली। तीसरा है रोजगार, र से रोजगार, हम रोजगार देंगे। फिर एक काश्त, खेती, काम से काम, और लास्ट में जो मजदूरी। तो हमारी जो मातृ शक्ति है, जो हमारी आदि शक्ति है, जिसके आधार पर हम चलते हैं, जिस आधार पर हमको आशीर्वाद मिलता है, उनको हर क्षेत्र में भागीदारी मिले। पेंशन का विषय हो, सब्सिडी का विषय हो, रोजगार का विषय हो, माताओं बहनों को सम्मान बढ़ाने का विषय हो, इन सब पे हमारी सरकार पूर्ण काम करती है। गई जिस राखी का आधार बना करके हमने, हमारे मुख्यमंत्री जितने भी हमारे आशा बहनें हैं और रोजगार काम करने वाली है, उनको राखी के पर्व पे सबको 501 रुपये का इनाम दिया, सबके घर में मिठाई भेजी। तो हम काम ये करते हैं कि जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है उनको आधार बनाकर सशक्त हो जावे। जब मातृ शक्ति सशक्त होगी तो हमारा विकसित और समृद्ध राजस्थान का सपना है वो अमृत काल में पूरा होगा। सर, मैं आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, जो हमेशा से सुनने में आता है कि आजकल एक ये नया फ्रेज यूज होता है, डबल इंजन की सरकार। तो ये असली मायने इसके होते क्या? किस तरह से जब डबल इंजन की सरकार होती है, कई जगह तो ट्रिपल इंजन सरकार भी कही जाता है, कह सकते हैं, ये बात सही है। डबल इंजन की सरकार है, तात्पर्य यह है कि हमारी जो ट्रेन चलती है, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सवारी है, अगर उसमें डबल स्पीड से चले, अगला इंजन भी खींचे, पीछे वाला इंजन भी सपोर्ट करे, तो उसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हम जितने भी राजस्थान और समेत हिंदुस्तान के स्टेट है, उन सबको विकास के आगे चलने वाला इंजन है। वो सबको, पूरे हिंदुस्तान को विकसित और समृद्ध बनाना चाहते हैं। तो सभी प्रदेश आप विकसित और समृद्ध होगा तो हिंदुस्तान होगा। एक भी अगर प्रदेश पीछे रह जाता है तो वो डबल इंजन की सरकार नहीं है। अब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्टेट सरकार है, वो मोदी जी के विजन पर, उनके पंसीनों पर खरे चलकर खरे उतरते हैं। जितना वो हमको खींचते हैं उतना पीछे पीछे हम सपोर्ट में चल, वो जो विजन देते हैं, काम देते हैं, उसको पूरा पूरा करते हैं। इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। और मोदी जी के सपनों पर नहीं चलते हैं, अनेक स्टेट में नाम नहीं लूँ, ठीक नहीं लगेगा, जो उनसे उल्टा चलते हैं तो उनमें उतना विकास नहीं हो पाता है। विकास को आधार बना करके डबल मन से, डबल स्पीड से, डबल इंजन की तरह काम करना ही डबल इंजन की सरकार है। सर देखिए, आपने दिल से बात कही है और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आलोचनाओं को जो है मैं बहुत सहर्ष स्वीकार करता हूं और कोशिश करता हूं कि किस विषय पर आलोचना हो रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश करूं। तो देखिए, ये एक चैलेंज की तरह आपने लिया है, आप हमारे इस मंच पे पधारे, अपने बेबाकी से अपनी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपका लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां।